जो जाटों पे भरोसा जताया है, ये निशाना 2024 की तैयारी शुरू। उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार चौधरी चरण सिंह जी हुआ, कोई पहला बड़ा चेहरा हमारे बीच में जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया, फिर वो राज्यपाल रहे, उसके बाद आज वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने। हमको उन्होंने एक इनाम के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे पश्चिम के आने वाले नेता हैं, लंबे समय से वो मंत्री भी थे, पंचायत राज मंत्री थे, विधान परिषद में थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, लंबा समय उनका परिवार का उस चीज़ में लगा है। चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता हैं, वो इस देश के नेता थे। उनके अंदर एक आग थी, उनके अंदर एक ईमानदारी थी, उनके प्रति जनता का विश्वास था और उन्होंने एक कुर्सी को लात मार दी थी। ऐसे नेतृत्व के हम परिवारों के बच्चे हैं, जबकि जाट कभी भी बीजेपी से नाराज नहीं थे। हम उस मुसलमान का सम्मान करना चाहते हैं जो वीर अब्दुल हमीद की तरह टैंक के नीचे बम बांध कर लेट जाए। हम ऐसे मुसलमान को नहीं देना चाहते जिसमें कहीं भी आतंकवादी खोजोगे, जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसके पीछे सभी को रहमान और अभी को रहमान और तभी को रहमान लिखा होगा, तो वो देश का मुसलमान नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके बारे में आप कल्पना करके सोचते हैं कि जहाँ कहीं सच्चाई के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है, कभी झुककर नहीं देखा। आज बुलडोजर दिखता है तो रिजल्ट दिखता है। जाट बीजेपी के साथ थे, जाट बीजेपी के साथ हैं और जाट बीजेपी के साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाटों पर भरोसा जताया है। पहले दिल्ली में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जयदीप धनखड़ को बिठा करके, और अब बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुन करके भूपेंद्र चौधरी को, जो कि खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। सवाल ये कि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, नजर कहां और निशाना कहां। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गेल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के स्वतंत्र प्रभार निदेशक चौधरी शेर सिंह, जो कि अलीगढ़ की धरती से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले नमस्कार केशव जी, मैं खबर इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया। पहला सवाल कि एक बार जो जाटों पे भरोसा जताया है, ये निशाना 2024 की तैयारी शुरू। जाटों पर भरोसा बीजेपी ने नहीं जताया है। जाट बीजेपी के साथ थे, जाट बीजेपी के साथ हैं और जाट बीजेपी के साथ रहेंगे। ऐसा तथाकथित कुछ नेता इस भ्रम को फैलाने का प्रयास करते हैं। जाट बहुत ही देश की समझदार कौम है और जहाँ तक कभी पिछले हम व्यवस्थाओं को देखेंगे तो जाटों को किसान के नाम पर हरियाणा में, आंदोलन के नाम पर पंजाब के साथ जोड़कर, किसान के नाम पर जाट को जोड़ा जाता है। मैं यहाँ केशव जी आपसे नाइत्तफाकी करता हूँ और सबसे भी कहना चाहता हूँ कि जो जाट है वो किसान नहीं है। हर तरह के व्यापार में, समाज में, व्यवस्थाओं में जाट अग्रणी है। कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ आपको एक से एक बड़े पद और कद पर जाटों के बच्चे दिखाई देंगे। एक मार्शल कौम है जो देश के लिए काम करती है। कारगिल की लड़ाई से लेकर आज तक आप देखेंगे कोई जगह ऐसी बाकी नहीं बचती जहाँ कहीं अग्रिम पंक्ति पर आने का मौका आवश्यक होता हो देश के लिए और जाट उसमें पीछे रह गया हो। हमारे युवा 20-21 साल के कारगिल के युद्ध में जो अपना युद्ध किया था और अपनी जवानी को इस देश के नाम किया था, उस समय वो जाट ही थे। जहाँ तक बीजेपी के साथ जाटों का प्रश्न बनता है, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि बीजेपी में मैं भी स्वयंसेवक के नाते बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य, मैं मानता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते विद्यार्थी परिषद के रास्ते चलता हुआ इस भारतीय जनता पार्टी में काम करने आया था। आज हम जिस जगह उठाकर देखते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी जीरो से चलकर काम करने आगे बढ़ी, 2 सांसद हुए, उसके बाद आगे बढ़ी। हर व्यवस्था पर काम करते करते हम जब देखेंगे एक बार तो बीजेपी के जाटों ने, तो बीजेपी में जो जाट काम करते थे वो भी स्वीकार किया कि हमारे बीजेपी ने कुछ अपनी व्यवस्थाओं के लिए चौधरी चरण सिंह जी के साथ संपर्क किया। चौधरी चरण सिंह जी के बाद अजीत सिंह जी के साथ संपर्क किया, अजीत सिंह जी को नेता बनाया, अजीत सिंह जी को नेता माना और हमारे जाट कार्यकर्ता जो हम भाजपा में काम करते थे, हम भी अजीत सिंह जी को नेता मानते थे। क्योंकि आज हम जो ईमानदारी के साथ कह सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मूल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता हैं। वो इस देश के नेता थे, उनके अंदर एक आग थी, उनके अंदर एक ईमानदारी थी, उनके प्रति जनता का विश्वास था और उन्होंने एक कुर्सी को लात मार दी थी। ऐसे नेतृत्व के हम परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन जिस समय उन्हीं परिवार का बेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करने आए तो हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में उनकी एक भूमिका थी। उनके 14-15 एमएलए उस समय जीते थे, उसमें से 7 को मिनिस्टर बनाया था इस बीजेपी सरकार ने।
जहाँ तक आरक्षण का मुद्दा, कभी आप देखेंगे राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सोते सोते आरक्षण दे दिया, कभी कोई आंदोलन और प्रदर्शन नहीं करवाया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था कि भाई जाट को आरक्षण मिलना चाहिए, तो मिला। जहाँ तक केंद्र के आरक्षण का विषय, बीते कालखंड की सरकारों ने उसमें बेईमानी की। जब आप आरक्षण का देना ही चाहते थे तो पहले आप जो आपका जो परसेंटेज है ओबीसी के नाम पर, आप उसको पहले क्लियर करना चाहिए था। आपने आरक्षण भी दिया, उसके बाद में मुलायम सिंह जी को उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ भी भेज दिया और उसको स्टे भी करा दिया। जाट आरक्षण का हकदार है संख्या के आधार पर, लेकिन जाट योग्यता के आधार पर अपनी चीज़ें प्राप्त भी करता है। मुझे जाट कौम से आने में मुझे गर्व होता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अजीत सिंह जी को एक एमपी बने थे, मुझे ध्यान में आता है, उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया था। ये मेरी सरकार का दम था, मेरे नेताओं का दम था, जिन्होंने एक एमपी को कैबिनेट का मंत्री बनाकर रखा। उसके बाद उनके बेटे जयंत हमारे इस बीच में आए थे। जब बीच का समझौता हुआ तो 5 लोकसभा की सीटें वो जीते, 7 सीटें उन्होंने मांगी थी, 7 सीट उनको दी गई थी। उनमें से 5 सीटें लोकसभा की जीते थे। कौन सा ऐसी नई चीज़ थी जो उसको छोड़कर वो कांग्रेस के साथ गए? और उनके बेटे में लोग चौधरी चरण सिंह देखते थे। आज के जो जयंत हमारा कल का हमारा बालक जैसा हमारे लिए है, जब वो नेतागिरी कर रहे थे तो उसमें उनके भाषणों में लोग कहते थे भी चौधरी चरण सिंह पैदा हो गए। लेकिन उन्होंने गलती की, वो लोकसभा से बीजेपी के साथ जीते और वो अपने वहाँ से बाहर गए। अभी माठ विधानसभा में उन्होंने जाके चुनाव लड़ा। मेरी माठ विधानसभा के जाटों ने उनको सिरांखो रखा, उनको वहाँ से विधायक बनाया। और श्याम सुंदर जी वहाँ पे लगातार जीतने वाले एक हमारे नेता होते थे, उनको हराया। हराने के बाद उनकी गलती थी, उनको वहीं से विधानसभा में रहना चाहिए था। वो लोकसभा में रहना पसंद किए और उस विधानसभा को छोड़ा, जिसमें बाद में दिक्कत आई। और आज फिर हम वही भारतीय जनता पार्टी राजेश चौधरी के नाम पर माठ विधानसभा को हम जीते हैं। लेकिन बीते कार्यकाल में आप देखेंगे चौधरी अजीत सिंह जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन करना कहाँ तक लाभदायक था, कहाँ तक समाज के प्रति न्याय था, क्यों समाज उनको नेता मान ले। उसके बाद उनके द्वारा पुनः एक बार सपा और बसपा से गठबंधन कर लेना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा दुर्भाग्य है। जहां हम कभी मीडिया से देखते हैं, कभी अखबार में देखते हैं, बहन मायावती जी मंच पर नहीं आती जब तक उनको आगे बैठने नहीं दिया जाता। वो आते हैं तो मंच से नीचे उनके जूते उतरवाए जाते हैं, बाद में बहन मायावती जी जूते से मंच पर बैठती हैं। ये हम नहीं कहते, हम इन चीज़ों को देखते भी नहीं हैं। लेकिन जब समाज देखता है, मीडिया देखता है, लोगों को बताया जाता है, तो हमको लगता है भी हमारे नेता का अपमान है। उसके बावजूद भी आप हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, मेरी पार्टी में जो मेरे नेताओं ने दिया, उसमें सब लेने के बाद भी आप दूसरों के पास गए, मेरे यहाँ से ले कर गए। उसके बाद जयंत चौधरी आए, उनकी भी स्थिति यही हुई, वो जाके समाजवादी पार्टी के साथ बैठ गए। जहाँ चौधरी चरण सिंह जी ने कभी इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं किया था, अजीत सिंह जी को कभी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने नहीं बनने दिया था, वहीं हमारे घर का बेटा, हमारे घर का नेता, हमारे घर का बालक, जिसमें हम चौधरी चरण सिंह प्रतिमा देखते थे, वो हमारे साथ सभा में चले गए, सभा में जाके पीछे उनके बैठे हैं। आज वो एक राज्यसभा की सीट मांगते हैं, उनको मांगने पर मिलती है, धक्याकर उनको सीटें मिलती हैं, 35, 36, 40 सीटें उनके लिए जोड़ लगाकर दी जाती है। उस जोड़ में भी देखते हैं उनकी मूल छपरौली, बागपत, उन सीटों को उठा के देखेंगे तो वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेटों को दे दी जाती है, नाम से लोक दल के रख ली जाती है। देखिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके, या फिर उससे पहले जयदीप धनखड़ की हम बात करें जो कि राजस्थान से आते हैं, जो कि खुद एक बड़ा जाट चेहरा हैं, लेकिन जो लगातार आरोप लगते रहे हैं वो भाजपा पर जाट विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। चाहे उसमें हम बात करें किसान आंदोलन के समय की बात रही हो, चाहे वो राकेश टिकैत, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो जाट चेहरा हैं। तो सच्चाई कहां तक है? अब ये बात की जाए कि जाटों को लुभाने की कोशिश है 2024 में, इसलिए जाट चेहरा को मौका दिया गया प्रदेश में और उधर उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर, या फिर सच्चाई क्या है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं उस आंदोलन को जाट से जोड़कर ही नहीं देखता हूँ। वो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, सुखबीर बादल जी ने उस आंदोलन की अगुवाई करके उस चीज़ को खड़ा किया था। हम लोग बाद में उसमें किसान के नाम पर पहुंचे, किसानों के साथ एक धोखा किया गया। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था वो सामने सबके आ गया, बाद में उसकी सच्चाई सामने आ गई। वो किसान आंदोलन था जिसको जाट आंदोलन नाम दिया गया, जबकि जाट कभी भी बीजेपी से नाराज नहीं थे। जाटों ने उसके बाद पिछले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब आप रेशो उठाकर देखेंगे तो सारी सीटों पर जहां उनकी बस चली वहां पर उनको चुनाव जिताया। हाँ, 2-3 सीटों पर जहां इन्होंने समाजवादी पार्टी के गलत लोकदल की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों को दिया गया, वहां पर जरूर 1-2 सीट पर हमको नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे पूरे प्रदेश में, पश्चिम प्रदेश क्षेत्र जब हम उत्तर प्रदेश का जोड़ते हैं तो हमको जाटों ने बहुमत के साथ उनको वोट किया। जाट का जो काम है वो जाति के साथ मर्यादा का भी है।
और आज जो हम सामने खड़े हैं, बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है। बीजेपी किसी जाति को एहसान करके अपने साथ नहीं लेती है। तो हमारे पहले भी 3 राज्यपाल बनाए थे, इसी भारत की सरकार में हमारे 3 राज्यपाल थे। उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार चौधरी चरण सिंह जी हुआ, कोई पहला बड़ा चेहरा हमारे बीच में जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया, फिर वो राज्यपाल रहे, उसके बाद आज वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने। उनके साथ उनको बनाया गया, उनकी योग्यता के आधार पर बनाया गया। उसके बाद में जब आज का जो परिवेश आया, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, जाटों ने किया, माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में जाटों के बीच में बैठे थे, पश्चिम के नेताओं की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था खुद, भाई मैं जाटों के साथ हूँ, जाट मेरे साथ हैं, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे मन से अपनी बात को पूरा किया और आज हम ये मान के चलते हैं कि हमको उन्होंने एक इनाम के रूप में, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे पश्चिम के आने वाले नेता हैं, लंबे समय से वो मंत्री भी थे, पंचायत राज मंत्री थे, विधान परिषद में थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, लंबा समय उनका परिवार का उस चीज़ में लगा है। और आज पार्टी ने अगर दिया है तो मैं नहीं मानता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह को जाट के नाते दिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को कार्यकर्ता के नाते भी दिया है। वो हमारे आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, उनकी वैल्यूज़ जो हैं जब आप उठा कर देखेंगे तो एक अच्छे नेता के रूप में गिने जाते। 5 साल का मंत्रिमंडल था, आज भी वो मंत्री हैं, वो किसी के पास लॉबिंग करने नहीं गए होंगे कि मेरे को आप बना दो। लेकिन जो लोग जाट समाज का कहीं ना कहीं ठेकेदार बनते हैं, तथाकथित ठेकेदार जो हैं, लेकिन वही लोग आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा जाट विरोधी है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों ने ही, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें कि वो जाट जो बेल्ट आती है उसी में एक दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगा, लेकिन उसी पार्टी से हाथ मिलाने का काम किया। आप वही देखिए ना, मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा दंगा हुआ, किस तरह का कत्लेआम हुआ, क्या स्थिति वहाँ पर बनी थी। यही नेता नदारत थे, कोई नेता वहाँ पर बोलने के लिए नहीं गया था। वहाँ के लिए बीजेपी खड़ी थी तो जेलों तक जाकर खड़ी हो गई थी। इनको उस समय जाना चाहिए था उनके साथ। मजहब जाति पंथ की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। बीजेपी तो नीचे से लेकर चली सर्वधर्म सम्मान। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सुनते हैं कितना नारा उन्होंने लेकर चले। सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था सबका साथ। मैं समझता हूँ सबके साथ में सबका साथ पूरा हो जाता है, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाति नहीं बसती, सबका साथ। उसके बाद उन्होंने फिर बढ़ाया अगली व्यवस्था में, सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास करने का नंबर आएगा तो उन्होंने जाटों को, वाल्मीकि को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सभी को समानता के आधार पर वितरण किया। कोई योजना थी तो वो गरीब के लिए थी। उसके बाद सबका साथ सबका विकास, उसके बाद आया सबका विश्वास। जब रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखेंगे, केंद्र के चुनाव देखेंगे, तो जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया, तो उन्होंने अपने नारे को सार्थक किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जब उत्तर प्रदेश की धरती पर पुनः चुनाव की स्थिति आई तो उन्होंने एक बात कहा कि मैं देश का विकास करना चाहता हूं, लेकिन सबके प्रयास के साथ। मेरा विकास नहीं है, ये देश का विकास, और देश के लोग विकास करेंगे। मैं अपनी जनता के पीछे खड़ा हूं। जब वो अमेरिका से लौट रहे थे, उनका सम्मान हुआ सीनेट में, और उन्होंने दिल्ली आकर उनसे पूछा गया कि भाई आप ये जो देख रहे हैं आपका सम्मान हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा सम्मान नहीं हुआ, ये भारत के उन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान हुआ है जिन्होंने मुझे यहाँ लाकर बैठाया था। मैं आपसे केशव जी पूछना चाहता हूँ, क्या 130 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी को वोट दिया था? वोट देने वाले तो कुछ ही लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री हूँ। तो ये देखिए, ये होता है कद और पद, और ये होता है नैतिक चरित्र, जो आकर बोले कि मैं हिंदुस्तान का प्रतिनिधि हूँ और हिंदुस्तान का नाम मेरे सामने हो रहा है। हमें गर्व होता है ऐसे नेतृत्व के ऊपर जिन्होंने अपने आप को यहाँ से जोड़ा, और सबके प्रयास में मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। उसके बाद भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को लेकर चलिए, धारा 370 हटनी चाहिए, हट गई, साथ में 35 भी हट गई। हटाने का काम कौन किया? माननीय अमित शाह जी ने किया। माननीय अमित शाह जी की इच्छा शक्ति देखिए। जम्मू में कहते थे कि एक घर नहीं बचेगा और एक मंदिर नहीं बचेगा और एक धर्मशाला नहीं बचेगी, कुछ भी हिला गया, एक कंकड़ नहीं चला कहीं पर भी। ये हमारे गृह मंत्री जी की ताकत थी, ये उनका समझ थी, और उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल किया, देश इसका इतिहास है। राम मंदिर के बारे में आप देखेंगे, हमने कभी मुसलमानों से अलग विरक्ति नहीं दी है। मुसलमानों ने खुद उसको स्वीकार किया, सारे साथ में हमारे लोग, अच्छे लोग, आज भी देश के मुसलमान हमारे साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। लेकिन हम किस तरह के मुसलमान का सम्मान करना चाहते हैं? हम उस मुसलमान का सम्मान करना चाहते हैं जो वीर अब्दुल हमीद की तरह टैंक के नीचे बम बांध कर लेट जाए, जो हमारे आक्रांताओं को भगा दे। हम रहीम रस खान, इनको हम सुनना चाहते हैं, कबीर को सुनना चाहते हैं। उनके आदर्श सिद्धांतों पर हम लोगों ने छोटी सी किताबों में, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वो सूक्तियाँ थीं जिनमें से जीवन निकलता था। हम एपीजे अब्दुल कलाम को आज के दिन सम्मान देना चाहते हैं, जिन्होंने परमाणु का सारा काम अपने पास लेने के बाद में देश के राष्ट्रपति बनते हुए क्या था उनके बाद जब गए, तो
हम ऐसे मुसलमान को नहीं देना चाहते जिसमें कहीं भी आतंकवादी खोजोगे, जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसके पीछे सभी को रहमान और अभी को रहमान और तभी को रहमान लिखा होगा, तो वो देश का मुसलमान नहीं हो सकता। देश में हमको ऐसा मुसलमान चाहिए जो देश के सर्वधर्म समभाव की बात करता हो। हम उस देश के वासी हैं जहां हमसे बंटवारा होने के बावजूद कह दिया गया था कि आप आइए रहिए, ये सभी जाति के लोग रहेंगे, सभी लोग बराबर के रहेंगे, जिसको जाना है पाकिस्तान जाए, नहीं जाना तो ना जाए। आज तक हम बराबर का सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ कौन सा नेता नहीं है। हमने APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाया, हमने जो अजहरुद्दीन हमारे क्रिकेट के कैप्टन नहीं रहे। अगर हम मुसलमान के विरोधी होते हम इन सब चीज़ों को नहीं खड़ा करते। आज भी हमारे मंत्रिमंडल में मुख्तार अब्बास नकवी जी अभी तक हमारे मंत्री थे, शाहनवाज हुसैन जी हमारे नेता मंत्री हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है हम उसका उपयोग करते हैं। और हमारा मानना यह है कि देश व्यवस्थाओं से चलेगा, देश नियम से चलेगा, देश लोगों की आवश्यकताओं से चलेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही शालीन सुयोग्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके बारे में आप कल्पना करके सोचते हैं कि जहाँ कहीं सच्चाई के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। कभी झुककर नहीं देखा। आज बुलडोजर दिखता है तो रिजल्ट दिखता है, और उसके बावजूद भी आप रिजल्ट देखिए उत्तर प्रदेश का। हम लोग 273 सीटें जीते, हम लोग को तो 20 सीटें आएंगी, 30 आएंगी, कहीं पाएंगे नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ भाई? अगर मुझे जाटों ने वोट नहीं किया तो मुझे वोट कहाँ से आया? मुझे और लोगों ने वोट किया, लेकिन मेरे जाट ने भी वोट किया। इसमें मुझे जाति पर क्यों? मैं जिस जाति में जन्म लिया हूँ मुझे अपनी जाति पर फख्र है। मेरे घर वालों ने बताया मैं जाट जाति का हूँ। किसी को ब्राह्मण होने पर फख्र होता है, किसी को मुसलमान होने पर फख्र होता है। मैं जाट जाति का हूँ, मेरी जाति का कोई अगर कोई व्यक्ति है, मेरा रिश्तेदार है, मिलने वाला है, कहीं वो किसी पदकत पर जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। हमने आज राम मंदिर बना लिया। हमने आप अयोध्या में आप जाके देखिए, भव्य राम मंदिर जनता के बीच में खड़ा है। हमने मस्जिद के लिए भी जगह वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। सुप्रीम कोर्ट बराबर का काम कर रहा है सबके साथ। अभी आप काशी में जाइए, कॉरिडोर देखिए, चारों तरफ से देखकर लगता है कि आप भव्य दिव्य नगरी वहाँ पर सजी है। अभी वही हाल मथुरा में हमारे योगी जी उसी सिस्टम को करने जा रहे हैं। हम कहते हैं भाई जो आक्रांताओं ने, जिसने जो चीज़ खराब की थी वो उसके समय की खराब हुई थी। आप क्यों हमारे बीच में लड़ाई करते हो? हम और आप तो एक ही हैं। हम सब मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश के निर्माण का काम करें। आज देखिए आप, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली का आप देखिए, गांव में ट्यूबवेल की लाइन अलग है, शहर की लाइन अलग है, रात की लाइन अलग है, मीटर लगा है, लोग बिल दे रहे हैं। आज देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या कितने तेजी से बढ़ी है। GST देने वालों की संख्या, टैक्स देने वालों की संख्या, ईमानदारी, सिस्टम कितना डेवलप हुआ है।